अध्याय 1। मुगल साम्राज्य का पतन। महामहिम साम्राज्य लगभग अपने समकालीनों से ईर्ष्या करता है। 18वीं सदी। मुगल सम्राटों ने अपनी शक्ति और महिमा खो दी और डेलहाट के आसपास कुछ वर्ग मील में उनका साम्राज्य सिकुड़ गया। अंत में 1803 में दिल्ली पर खुद ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया था और गर्व से मुगल सम्राट एक विदेशी शक्ति के मात्र पेंशनभोगी की स्थिति में कम हो गया था। इस महान साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का एक अध्ययन सबसे अधिक शिक्षाप्रद है। यह भारत के मध्ययुगीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के कुछ दोषों और कमजोरियों को प्रकट करता है जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देश के अंतिम विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। औरंगजेब के लंबे और मजबूत शासन के दौरान साम्राज्य की एकता और स्थिरता को हिला दिया गया था। अभी तक उनकी कई हानिकारक नीतियों के बावजूद मुगल प्रशासन अभी भी काफी कुशल था और 1707 में उसकी मृत्यु के समय मुगल सेना काफी मजबूत थी। इसके अलावा मुगल वंश ने अभी भी देश में सम्मान हासिल किया। औरंगजेब की मृत्यु पर उसके 3 बेटे सिंहासन के लिए आपस में लड़ गए। 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी हुए। उन्हें सीखा गया, सम्मानजनक और सक्षम बनाया गया। उन्होंने समझौता और सुलह की नीति का पालन किया और औरंगजेब द्वारा अपनाई गई कुछ संकीर्ण नीतियों और उपायों के उलट होने का सबूत था। उन्होंने हिंदू प्रमुखों और रजवाड़ों के प्रति अधिक सहिष्णु रवैया अपनाया। उसके शासनकाल में मंदिरों का विनाश नहीं हुआ था। शुरुआत में उन्होंने अंबर और मारवाड़, जोधपुर के राजपूत राज्यों पर अधिक नियंत्रण हासिल करने का प्रयास किया और उनके छोटे भाई विजय सिंह द्वारा अंबर में जय सिंह की जगह लेकर और मारवाड़ के अजीत सिंह को मुगल प्राधिकरण में जमा करने के लिए मजबूर किया। उसने अंबर और जोधपुर के शहरों को भी बंदी बनाने का प्रयास किया। यह प्रयास हालांकि मजबूती के साथ किया गया था। हो सकता है कि उसने उसे अपने कार्यों के मूर्खतापूर्ण रूप से पहचान लिया हो, क्योंकि वह जल्द ही दोनों राज्यों के साथ एक समझौते पर आ गया था। हालांकि समझौता बहुत बड़ा नहीं था। यद्यपि उनके राज्यों को राजा जय सिंह और अजीत सिंह को बहाल कर दिया गया था, लेकिन उच्च मानसब और मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों के उपनगरों के कार्यालयों की उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। मराठा सरदारों प्रमुखों के प्रति उनकी नीति आधे अधूरे सुलह की थी। आधुनिक भारत, जबकि उन्होंने उन्हें दक्खन की सरदेशमुखी प्रदान की, वह उन्हें चौथ देने में विफल रहे और इस तरह उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट किया। वह शाहू को सही मराठा राजा के रूप में भी नहीं पहचानता था। इस प्रकार उन्होंने ताराबाई और शाहू को मराठा साम्राज्य पर आधिपत्य के लिए तंग किया। परिणाम यह हुआ कि शाहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे और दक्खन अव्यवस्था का शिकार होता रहा। शांति और व्यवस्था की कोई बहाली नहीं हो सकती थी जब तक कि मराठा सरदारों ने एक दूसरे के साथ साथ मुगल प्राधिकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बहादुर शाह ने विद्रोही सिखों को गुरु गोविंद सिंह के साथ शांति स्थापित करने और उन्हें एक उच्च मानसिब रैंक देने का प्रयास किया था। लेकिन जब गुरु की मृत्यु के बाद सिखों ने एक बार फिर पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में विद्रोह का बैनर उठाया, तो सम्राट ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया और खुद विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाया, जिन्होंने जल्द ही नियंत्रण में कर लिया। सतलज और जमुना के बीच का पूरा इलाका दिल्ली के नज़दीकी इलाके में पहुंचता है।
भले ही वह लोहगढ़ पर कब्जा करने में सफल रहा, लेकिन हिमालय की तलहटी में अंबाला के उत्तर पूर्व में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा निर्मित किला और अन्य महत्वपूर्ण सिखगढ़ सिखों को कुचल नहीं पाए और 1712 में उन्होंने लोहगढ़ के किले को पुनः प्राप्त किया। बहादुर शाह ने बुंदेला प्रमुख, जो कि एक वफादार सामंत थे, और जाट प्रमुख चूरामन को बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में शामिल होने के लिए चतुरसाल को मना लिया। बहादुर शाह के शासनकाल में प्रशासन के क्षेत्र में और गिरावट आई थी। जागीर और पदोन्नति के अपने लापरवाह अनुदान के परिणामस्वरूप राज्य वित्त की स्थिति खराब हो गई। उनके शासनकाल के दौरान शाही खजाने के रेमिटेंस 1707 में कुछ 13 करोड़ रुपए की राशि के रूप में समाप्त हो गए थे। बहादुर शाह साम्राज्य को घेरने की समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर था। समय को देखते हुए उन्होंने इंपीरियल भाग्य को पुनर्जीवित किया हो सकता है। दुर्भाग्य से 1712 में उनकी मृत्यु ने साम्राज्य को एक बार फिर से गृहयुद्ध में डुबो दिया। एक नया तत्व मुगल राजनीति में प्रवेश किया और उत्तराधिकार के सफल युद्धों, जबकि पहले सत्ता के लिए लड़ाई शाही राजकुमारों के बीच होती थी और रईसों ने सिंहासन के लिए केवल आकांक्षाओं का समर्थन किया था, अब महत्वाकांक्षी रईस सत्ता के लिए प्रत्यक्ष दावेदार बन गए और अधिकार की सीटों पर कब्जा करने के लिए प्रधानों के रूप में राजकुमारों का इस्तेमाल किया। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद गृह युद्ध में उनके कम सक्षम पुत्रों में से एक, जहांदार शब, जीत गया क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली रईस जुल्फिकार खान का समर्थन था। जहांदार शाह एक कमजोर और पतित राजकुमार था जो पूर्ण रूप से आनंद के लिए समर्पित था। उनके पास अच्छे शिष्टाचार और मर्यादा और शालीनता का अभाव था। जहांदार शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन वस्तुतः अत्यंत सक्षम और ऊर्जावान जुल्फिकार खान के हाथों में था, जिनके पास 1873 में 3 पबना किसान थे, जो अकेले महाराणा विक्टोरिया के रैयत बनना चाहते थे। विभाजन और शासन की नीतियों के लिए यहाँ पर्याप्त उद्देश्य थे। समुदायों के बीच विभाजन अक्सर वर्ग तनावों के साथ इंटरलॉकिंग, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम किसान और हिंदू भद्र, मालाबार में मुस्लिम किसान और नंबूद्री या नायर जाति के हिंदू जमींदार, मुस्लिम तालुकदार और हिंदू संयुक्त प्रांत के कुछ हिस्सों में किराएदार, या पंजाब में हिंदू साहूकार व्यापारी और मुस्लिम या सिख किसान। फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन अंततः अपने मूल कुलीन बौद्धिक दायरे से बहुत आगे निकल गया। 1936 तक कांग्रेस अध्यक्ष वैध रूप से दावा कर सकते थे कि कांग्रेस अब ड्रॉनाम लोगों का सबसे बड़ा संगठन बन गई है जो गांव की आबादी से काफ़ी हद तक आकर्षित है और इसके सदस्यों के बीच लाखों किसान और काश्तकार और औद्योगिक और मैदानी कामगारों का छिड़काव होता है। लहरों और